जय हिंद साथियों। आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर आप सभी के सामने रहा। इसरो के द्वारा सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट रॉकेट लॉन्च्ड बाय इसरो? तो साथियों उसका नाम है SSLV-D2। यहां पर आप देख पा रहे हैं ये सबसे स्मॉलेस्ट रॉकेट है जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। SSLV का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। SSLV-D2 3 सैटेलाइट लॉन्च करने में कामयाब रहा है। दोस्तों इसके पहले भी प्रयास किया जा चुका है। तो पहली कोशिश 7 अगस्त 2022 को की गई थी जो कि असफल थी, नाकाम कोशिश थी। दोबारा लॉन्च किया गया, दोबारा कोशिश की गई और इस बार सफल प्रयास रहा है। दोस्तों इससे हम क्या सीख सकते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। सफलता प्रयासों में छुपा हुआ है। देखिए SSLV ने जो 3 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं उनके नाम क्या हैं? तो पहला है जनूस फर्स्ट, दूसरा चेन्नई का स्पेस स्टार्टअप का आजादी सेट 2 और इसरो का है EOS-7। तो जनूस फर्स्ट जो है यह अमेरिका का सैटेलाइट है। SSLV के माध्यम से 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। दोस्तों SSLV की बात करें तो आखिर क्यों इसे डेवलप किया गया? SSLV छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करने में भारत की मदद करेगा। जो PSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इसका इस्तेमाल अब लॉन्चिंग में बहुत ज्यादा किया जा रहा था, तो इसके ऊपर प्रेशर को कम करने के लिए SSLV को डेवलप किया गया है। SSLV के चलते अब बड़े मिशन के लिए PSLV फ्री रहेगा। ठीक है, SSLV के माध्यम से छोटे सैटेलाइट लॉन्च करेंगे और PSLV के माध्यम से बड़े सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा, बड़े मिशन को यहां से प्रोजेक्ट किया जाएगा। दोस्तों SSLV जो है ये 10 से लेके 500 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को 500 किलोमीटर दूर प्लेनर ऑर्बिट में ये ले जा सकता है। 9 अगस्त 2022 में जो लॉन्चिंग की गई थी, जैसा मैंने आपको बताया, और जिसकी वजह से फेल हो गया था, लॉन्चिंग में ही फेल हो गया था। दोस्तों आप सभी देख रहे हैं 11 फरवरी 2023 के डेली करंट अफेयर्स और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। डेली करंट अफेयर्स आपको पढ़ाता हूं। आपको करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मिलते हैं और डेली करंट अफेयर्स का यहां पर टेस्ट होता है, स्पेशल स्टैटिक जीके मिलता है, 25 से 30 मिनट की क्लास होती है, 200 से 300 जानकारी आपको मिलती है। यह है करंट अफेयर्स की ब्रह्मास्त्र क्लास, भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी 440 नंबर की क्लास आज की है। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख तू, अपने पंखों पर भरोसा रख तू, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। तो दोस्तों आप पतंग नहीं हैं, आपके खुद जो पंख है वो हौसले हैं, आपको हौसलों की उड़ान भरनी है। तो हमारे किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे कमेंट किया था तो हमें बहुत अच्छा लगा, उनका जो मोटिवेशन थॉट था बहुत अच्छा लगा, तो मैंने आप तक पहुंचा दिया। आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? चलिए गुड न्यूज है भारत के लिए। तो भारत में अभी जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले हैं। अभी तक लिथियम के लिए हमें दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़ता था। अब देखिए धीरे धीरे भारत में भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है। तो लिथियम का भंडार जो मिला है वो रियासी जगह पे मिला है, जम्मू कश्मीर में रियासी है, वहां पर हमें लिथियम का भंडार देखने को मिला है। देश में पहली बार लिथियम का भंडार मिला और इसकी कैपेसिटी है 59 लाख टन। लिथियम की जो पहली साइट है इसकी पहचान GSI ने जम्मू कश्मीर में कहां पर की है? रियासी में की है। कहां पर की है? रियासी में की है। लिथियम का इस्तेमाल किस में होता है? तो लिथियम का इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, चार्जेबल बैटरी, इन सब में बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। लिथियम एक नॉन फेरस मेटल है और ये रेयर अर्थ एलिमेंट है, बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है। भारत अभी लिथियम के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता है, अब धीरे धीरे भारत में भी मिल रहे हैं, तो ये एक अच्छी खबर है।
2020 से भारत जो है लिथियम के इंपोर्ट करने में दुनिया में चौथे नंबर पर रहा है। मैं आपको बताने वाला हूं कहां कहां पर लिथियम के भंडार आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पहला है अमेरिका, फिर है पुर्तगाल यूरोप में, ब्राजील है, चिली है, अर्जेंटीना। यहां पर अभी लिथियम के भंडार भारत ने खोजे थे, अर्जेंटीना में भी, चीन, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया, यहां पर लिथियम मिलते हैं। लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी देश को अगर टेक्नोलॉजी में आगे जाना है, टेक्नोलॉजी में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, तो उसके पास लिथियम होना चाहिए। तो हाल ही में भारत ने खोज की थी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, अर्जेंटीना में लिथियम की खाने और एक तांबे की खान की खोज की थी भारत ने अर्जेंटीना के साथ मिलकर के। दोस्तों मैंने आपको करंट अफेयर्स में पहले भी बताया था, जो अर्जेंटीना है और चिली है और बोलीविया है, यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में लिथियम पाया जाता है। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसे बोलते हैं लिथियम त्रिकोण, लिथियम ट्रायंगल। 3 देशों में पाया जाता है, तो इस प्रकार से त्रिभुज बनता है, इसे ट्रायंगल बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, राजेश बिंदल और अरविंद कुमार के सुप्रीम कोर्ट जज बनने पर अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी हो गई है? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या फुल है, 34 मैक्सिमम है और 34 अब हो गई है। अभी कुछ ही दिन पहले 5 और जज वहां पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचाए गए थे। तो ये जो 2 व्यक्ति हैं, मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया भी था, पढ़ाया था, राजेश बिंदल इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है अरविंद कुमार। अब दोस्तों जजों की संख्या टोटल 34 है, ये पूरी फुल स्ट्रेंथ है, पूरी क्षमता 2019 के बाद से अब मिल रही है। इसके पहले तक जो है पोस्ट खाली थी। 6 फरवरी को भी सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने शपथ ली थी, मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था। हाल ही में केंद्र सरकार के अनुसार 2022 में कितने भारतीयों ने भारत की नागरिकता को छोड़ दिया है? तो 2,25,620 भारतीयों ने भारत की नागरिकता को छोड़ा है, भारत की सिटीजनशिप को छोड़ दिया है, ठीक है। और ये तो बहुत, चूंकि शायद हो सकता है कि उनको अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलती है बाहर, बट हमारे देश में इतना सब कुछ है कि हम अपने देश में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो केंद्र सरकार ने संसद में ये बात बताई है कि अब तक 2011 से 16 लाख से अधिक लोग भारत की सिटीजनशिप को छोड़ चुके हैं। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि अक्षय कुमार, वो कनाडा के नागरिक हैं। इनमें सर्वाधिक 2,25,620 लोग हैं जिन्होंने क्या किया है, भारतीय नागरिकता को छोड़ा है, ठीक है। 2022 में सबसे ज्यादा लोगों ने छोड़ा है। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर हैं। इन्होंने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी उपलब्ध कराई है। दोस्तों जयशंकर ने बताया है कि 135 देशों की सूची उपलब्ध कराई गई, जिनमें हमारे भारतीय नागरिकों ने अलग अलग देशों में नागरिकता को प्राप्त किया है। उनमें है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, स्पेन, ये सारे देश शामिल हैं। दोस्तों नागरिकता की बात आई है तो नागरिकता से रिलेटेड प्रोविजंस को यहां पर हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो सिटीजनशिप है संविधान के किस पार्ट में है? पार्ट 2 में है, 5 से लेके 11 तक है। पार्ट फर्स्ट जो है वो यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में बताया गया है, 1 to 4। तो पार्ट 2 में 5 से लेके 11 तक नागरिकता के बारे में प्रावधान है। तो सबसे पहला आर्टिकल नंबर 5, तो इसमें यह बात बताई गई है, हर एक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका भारत में अगर उसका निवास है, भारत में उसने जन्म लिया है, या फिर उसके माता पिता में से कोई भारत में जन्म लिया हो, संविधान बनने से ठीक 5 साल पहले भारत का निवासी होना चाहिए। यह आर्टिकल नंबर 5 में लिखा है। आर्टिकल नंबर 6 में है, ये प्रोविजन रिलेटेड है पाकिस्तान से संबंधित। पाकिस्तान से प्रव्रजन यानी पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत आए हैं उन्हें किस प्रकार से नागरिकता मिलेगी, अनुच्छेद 6 में बताया गया है। अनुच्छेद 7 में बताया गया है
पाकिस्तान के प्रव्रजन करने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में उपबंध। तो प्रोविजन हैज बीन रिगार्डिंग द सिटीजनशिप हु माइग्रेट टू पाकिस्तान, यानी कि जो पाकिस्तान गए थे, ठीक है, और फिर वापस आए तो उनको किस प्रकार से नागरिकता मिलेगी, आर्टिकल नंबर 7 में बताया। आर्टिकल नंबर 8 में है भारत में जन्मे किंतु विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों को कुछ शर्त पूरी करनी पड़ेगी और किस प्रकार से उन्हें नागरिकता मिलेगी, आर्टिकल नंबर 8 में है। आर्टिकल 9 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता को प्राप्त कर लेता है तो अपने आप ही उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल नंबर 10, तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे संविधान में नागरिकता से संबंधित जो भी चेंज लाता है वो पार्लियामेंट लाती है, संसद लाती है। तो संसद को नागरिकता से संबंधित अर्जन और समाप्ति और नागरिकता से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं, नियम बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 11 कहता है भारतीय संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया, जिसमें संविधान लागू होने के पश्चात नागरिकता प्राप्त करने और उसके समाप्त होने के संबंध में प्रावधान आर्टिकल नंबर 11 में। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन लखनऊ में किया गया है। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है लखनऊ में। कहां पर हो रहा है? लखनऊ में इसका आयोजन हो रहा है। पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। वैश्विक व्यापार प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया है। इन्वेस्ट यूपी 2.0 को लॉन्च किया गया। दोस्तों आज के नॉलेज की फैक्ट्री में हम आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल और महोत्सव के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे सरहुल त्योहार। सरहुल त्योहार झारखंड राज्य से संबंधित है। तेलंगाना राज्य की बात करेंगे, यहां पर है बथुकम्मा, बोनालू और मेदाराम जतारा महोत्सव, इसका संबंध है तेलंगाना राज्य से। त्रिपुरा राज्य की बात करेंगे, यहां पर है पौष परबान मेला, लाई हरोबा और खारची उत्सव 2022 मनाया गया। कहां पर? त्रिपुरा राज्य में। चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2020 कोची केरल में आयोजित किया गया। स्ट्रॉबेरी महोत्सव 2022 यूपी में झांसी में आयोजित किया गया। मेघालय में वांगला उत्सव, चेरी ब्लॉसम महोत्सव और बेहदीन खलम, क्या नाम इसका? बेहदीन खलम, ये सारे इंपॉर्टेंट महोत्सव मनाए गए मेघालय राज्य में। अगला प्रश्न ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तुर्की में आए भूकंप के बाद मदद के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो यूक्रेन में ऐसी प्रॉब्लम आई थी तो भारत ने मदद की। तो भारत हमेशा अपने जो देश हैं दुनिया में हर जगह अपने मित्र देशों को मदद पहुंचाता है, अपने दुश्मनों को भी भारत मदद पहुंचाता है। तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त, तो कहते हैं ना कि आप सुख में किसी व्यक्ति के साथ ना खड़े हो तो कोई बात नहीं, अगर आप दुख में खड़े उस व्यक्ति के साथ तो व्यक्ति आपको हमेशा याद रखेगा। तो ऑपरेशन दोस्त, इस अब ऑपरेशन को भारत ने चलाया है। तुर्की में भूकंप आया है, 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है इस भूकंप में। अभी और भी आंकड़े आना बाकी है और ये आंकड़े 30 से 40,000 भी जा सकते हैं। तो भारत ने तुर्की में भूकंप के बाद मदद के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के कर्मियों को, आवश्यक वस्तुओं को, चिकित्सा उपकरण को, ये सब रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन दोस्त अभियान के तहत ये सब कुछ भिजवाया है। ठीक है दोस्तों, वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मैं आपको करंट अफेयर्स में बता चुका हूं। अब इस ऑपरेशन का नाम याद रखना, ऑपरेशन दोस्त। यदि आपसे पूछा जाए कि ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है, तो यूक्रेन में जब रूस ने वॉर को स्टार्ट किया था तो उस समय भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से भारत वापस लाना था। इसे है ऑपरेशन को कहते हैं ऑपरेशन गंगा 2022। ऑपरेशन देव शक्ति 2021। दोस्तों जब तालिबानियों ने पूरे अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया था तो अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल में
तालिबान द्वारा कब्जा किए जाने के बाद अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय वायुसेना और एयर इंडिया द्वारा इस ऑपरेशन को शुरू किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस। वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी को मनाया जाता है। तो अलग अलग प्रकार की दालें यहां पर आपको दिख रही होंगी और बहुत ही दाल जो है अपने प्रोटीन के लिए जाना जाता है, पौष्टिकता के लिए जाना जाता है। तो हर साल विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। थीम याद रखिएगा, पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। इसका उद्देश्य क्या है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो दालों के उत्पादन में बढ़ोतरी चाहता है ताकि दुनिया में जितने भी कुपोषित देश हैं, जो गरीब कुपोषित देश हैं, उनको पोषक तत्व मिल सके। जब पोषक मिलेगा, देखिए प्रोटीन जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप सभी को मैं कहूंगा कि प्रोटीन लें। अब प्रोटीन वैसे आपको दूध से मिलेगा, दाल से मिलेगा, नॉनवेज से भी प्रोटीन मिलता है, ठीक है, तो अंडे से प्रोटीन मिलेगा, तो आप इनका सेवन कर सकते हैं, तो आपको प्रोटीन मिलेगा। देखिए प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटीन जो है आपके शरीर में बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। दालों में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये जरूरी है हमारे शरीर के लिए। केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसे जीता है अदिति अशोक ने। किसने जीता है? अदिति अशोक ने जीता है केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023। ठीक है, ये है अदिति अशोक, ये गोल्फर हैं। तो भारतीय गोल्फ खिलाड़ी हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इन्होंने मैजिकल कीनिया लेडीज ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। अदिति ने एलईटी लेडीज यूरोपियन टूर गोल्फ में शानदार प्रदर्शन किया है और 9 शॉट की बढ़त के साथ ये खिताब अपने नाम किया है। ये अदिति का चौथा एलईटी खिताब था। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इनसे रिलेटेड मैं आपको बता देता हूं। अदिति अशोक ने रियो ओलंपिक 2016 में पार्टिसिपेट किया था और ये पहली गोल्फर बनी थी, लेकिन इन्होंने कोई मेडल नहीं जीता। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी ये पार्टिसिपेट कर चुके हैं। 2020 में अर्जुन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। उपन्यास विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? तो उपन्यास विक्ट्री सिटी के लेखक है सलमान रुश्दी। क्या नाम है इनका? सलमान रुश्दी। यह है फेमस लेखक ऑथर सलमान रुश्दी, आपने इनका नाम सुना होगा, विक्ट्री सिटी। दोस्तों ये जो किताब है इसमें क्या बताया गया है? तो इस किताब में 14th सेंचुरी 14वीं शताब्दी की एक महाकाव्य कहानी है जो एक महिला पर बेस्ड है, महिला पर आधारित है, जो एक शहर पर शासन करने के लिए पूरी दुनिया को चुनौती देती है। तो ये इनकी पुस्तक में ये बात बताई गई है। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपसे पूछी जा सकती हैं। टॉम एंड सेंड, ये किसके द्वारा लिखी गई? गीतांजलि श्री के द्वारा। द ग्रेट टेक गेम अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखा गया है। फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी जी के द्वारा। लाल सलाम एक उपन्यास, इसे स्मृति ईरानी जी के द्वारा लिखा गया है, जो प्रेजेंट में भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन, राजा राम मोहन रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 जो है डॉक्टर ABK प्रसाद को मिला है। ये हैं डॉक्टर ABK प्रसाद। दोस्तों इन्हें किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला है? तो जर्नलिज्म के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने बेस्ट योगदान के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है, राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2020। 28 फरवरी 2023 को न्यू दिल्ली में यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया जाएगा। दोस्तों आइए चलते हैं रसमलाई की तरफ। 2022 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। दोस्तों बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स को ये रसमलाई नाम पसंद नहीं आया, तो आप मुझे बताइएगा इस सीरीज का नाम और क्या रख सकते हैं, आप सजेस्ट करिएगा, मैं उसी नाम को यहाँ पे शामिल करूंगा। ठीक है,
बोलते सर रसमलाई बोलते तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, तो हम आपके साथ इतना बड़ा कष्ट नहीं देंगे आपको, आप मुझे नाम जरूर बताइए, मैं इस सीरीज का नाम रसमलाई से कुछ और कर दूंगा। लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो लेवेंडर जो फेस्टिवल है जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार किसने जीता है? तो इस पुरस्कार को डॉक्टर ए गोपाल कृष्णन ने जीता है। भारत के किस पड़ोसी देश की एयरलाइन कंपनी, इसका नाम है तारा एयर, इसका विमान लापता हो गया, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, तो नेपाल में है। वीमेंस टी20 चैलेंज का खिताब किस टीम ने जीता है? तो वीमेंस टी20 चैलेंज का खिताब जीता सुपरनोवाज ने। फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में सिनेमा में उत्कृष्ट पुरस्कार के लिए किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए दोस्तों, 11 फरवरी के करंट अफेयर्स आपने पढ़ लिए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अब आपका होगा टेस्ट। मैं डेली लेता हूं टेस्ट, जो भी आप डेली पढ़ते हो। किस राज्य ने फैमिली आईडी, वन फैमिली वन आइडेंटिटी को लॉन्च किया है? कल ही पढ़ाया था, उत्तर प्रदेश राज्य ने। नागरिकता से रिलेटेड जो प्रोविजन है संविधान के किस पार्ट में है? तो यह है पार्ट नंबर 2। किसी नागरिकता के अर्जन और समाप्ति और नागरिकता से रिलेटेड अन्य विषयों पर नियम बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को। किसे? पार्लियामेंट को। किस अनुच्छेद में प्रावधान दिया गया यदि कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी? आर्टिकल 9 में। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? 34। कितनी है? 34। जनूस फर्स्ट, ये सैटेलाइट किस देश का सैटेलाइट है? अमेरिका का है। SSLV D2 ने लॉन्च किया है। भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये ऑपरेशन है ऑपरेशन गंगा देव शक्ति, ऑपरेशन गंगा। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो बुक है किरण बेदी जी के द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट IPS, वीमेन IPS। लाल सलाम एक उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है स्मृति ईरानी जी के द्वारा। अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है, किस स्पोर्ट से है? तो इनका संबंध है गोल्फ से। किससे है? गोल्फ से। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। यहां पे 10 फरवरी लिखिए आप, ठीक है? 10 फरवरी के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, जो भी कल आपने पढ़ा था। किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल को लॉन्च किया? तो यह जो राज्य है यह यूपी। ICC T20 महिला विश्व कप 10 फरवरी से किस देश में शुरू हो रहा है? तो ये कहां पर शुरू हो रहा है? दक्षिण अफ्रीका में। किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए मिशन की घोषणा की गई है? 2047 तक। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे जारी रखें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जोड़े। सुबह 6 बजे सबको उठ के पढ़ना है। टेस्ट क्रिकेट में 2 देशों के लिए शतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो यह गैरी बैलेंस। 108 नम्मा क्लिनिक किस राज्य में लॉन्च की गई है? कर्नाटक राज्य में। H5N1 बर्ड फ्लू वायरस के कारण किस देश में 585 समुद्री लॉयन और 55,000 जंगली पक्षियों की मौत हुई है? पेरू। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोंटी देसाई किस देश की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? तो नेपाल के क्रिकेट टीम के कोच बने हैं। किस देश की सांगवो सोसाइटी भारत में पैदल यात्रा आयोजन कर रही है? तो साउथ कोरिया की ये सोसाइटी है। अंतरराष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन IBA में कौन सा देश शामिल होगा? तो इसमें अमेरिका और ब्राजील दोनों देश शामिल होंगे और ये जो इनिशिएटिव है भारत के द्वारा स्टार्ट किया गया है। पवन हंस लिमिटेड ने किस राज्य में 6 मार्गों पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का फैसला किया है? कहां पर? असम राज्य में। आज का सवाल है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। पहचानना है आपको बताना है इनके बारे में और 5 लाइनें लिखनी है। श्रेष्ठ लाइन को चुना जाएगा और यहां पर इसी प्रकार से सोनू शर्मा और रिया गुप्ता, आप दोनों ने
बताया है कल की इमेज में, जो इमेज थी वो जंतर मंतर की इमेज थी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप पढ़ भी सकते हैं। मैं पढ़ूंगा तो और टाइम चला जाएगा, क्योंकि मेरे पास चैलेंज होता है, आई हैव टू कंप्लीट दिस करंट अफेयर्स विद इन 30 मिनट्स, और एक रिकॉर्ड रहा है कि 30 मिनट में खत्म करते, कभी 1-2 मिनट हम आगे बढ़ते हैं। कोशिका विज्ञान, आज सेल से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके के पिटारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो जो सेल नाम दिया है वो रॉबर्ट हुक ने दिया था। ठीक है, इन्होंने सेला डिस्कवर किया था, एक ऐसा, इस प्रकार से जब इन्होंने डिस्कवर किया, ठीक है, कॉर्क पे, तो उनको इस प्रकार से, हालांकि ये जो सेल डिस्कवर किया था तो डेड सेल था, लिविंग सेल खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है, डिफरेंशिएट करती है, जो दोनों में अलग करती है? तो राइबोसोम पाया जाता दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता, सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। कोशिका में राइबोसोम अगर अनुपस्थित है, इनमें से कौन सा कार्य नहीं होगा? तो राइबोसोम का वर्क होता है प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, यानी भोजन का ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का पाचन होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे क्रेब्स साइकिल चलता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो जो ऊर्जा उत्पन्न करेगा वही पावर हाउस होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली है? तो सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेली प्लास्टिड है। प्लास्टिड को हिंदी में बोलते हैं लवक, जो कि प्लांट्स को कलर देने का काम करता है, अलग अलग रंग प्रदान करता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहां होता है? तो आपने भी पढ़ा है, कहां पर होता है? राइबोसोम में होता है। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? जो प्लांट सेल होता है उसका जो सबसे आउटर मोस्ट हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं हम? सेल वॉल, जो एनिमल में नहीं पाया जाता। इसी की वजह से प्लांट का रिजिड स्ट्रक्चर होता है, फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है, और वो हार्ड होता है। हमारे शरीर में पाया जाए तो हम कठोर हो जाएंगे। कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करने का काम कौन करता है? तो मैंने आपको अभी अभी बताया, तो ये काम सेल वॉल करता है। आवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट कहां पाया जाता है? देखो 3 प्रकार के प्लास्टिड होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होता है, ठीक है, जो कलर प्रदान करता है, क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन रंग प्रदान करता है, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, और जो कलरलेस होता है, जड़ कलरलेस होती है जड़ों की कोशिका में। ठीक है दोस्तों, आज से आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर दी है, काम की बात। बस 1 मिनट में काम की बात करूंगा आखिरी में, जहां पर आपके कुछ प्रॉब्लम्स को लूंगा। आपका करंट अफेयर्स खत्म हो गया है, हमारे जितने भी छात्र हैं उनकी पूरी पढ़ाई हो चुकी है। अब काम की बात यह है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिला के लिए एक प्रवेश परीक्षा CUT यूजी 2023 21 मई से आयोजित करेगी। ठीक है, अब आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। अब जो है गरीब का बेटा भी राजा बनेगा। पहले 99 परसेंटाइल लाने वाला ही DU में एडमिशन ले पाता था, अब गरीब का बच्चा, जो हमारे वेंडर्स के बच्चे हैं, वो भी पढ़ करके इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो पहली बात कही गई थी, अब वो शुरू हो गया है। ऑनलाइन जमा करने की तारीख कल से शुरू हो जाएगी, 12 मार्च इसकी अंतिम तिथि है। ठीक है, और एक काम की बात और है कि शाहरुख शैफी लिखते हैं, मुझे कंपटीशन की तैयारी करते हुए 2 साल हो गए, मॉक टेस्ट देता हूं तो उसमें नंबर नहीं आते। मेरी ये बात समझ नहीं आ रही है कि मैं पढ़ रहा हूं या टाइम बेकार कर रहा हूं। क्या मुझे ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए, लगे रहना चाहिए? तो पहले प्रश्न का उत्तर, क्या मुझे छोड़ देना चाहिए? गलत, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। आप यहां से सफर स्टार्ट किए थे, आप यहां तक पहुंच गए हो। ठीक है,
आप कोई दूसरा सफर स्टार्ट करोगे तो आप जीरो से ही स्टार्ट करोगे। तो जो पहले सफर स्टार्ट किए तो उसको पहले पूरा करो। और मैं कर सकता हूं, जो मॉक टेस्ट में आपको दिक्कत आ रही है उसको आप एनालाइज कीजिए, विश्वास कीजिए और मजबूती से उठ के आइए। शाहरुख और बहुत सारे जो हमारे छात्र होते हैं ऐसी दुविधा से गुजर रहे होते हैं, तो आप लगे रहिए, छोड़िए मत। आप बस सफलता के थोड़ी ही दूर हैं। आप छोड़ दोगे फिर कुछ और स्टार्ट करोगे, उसमें भी तो 2 साल लगेंगे। कोई भी काम इतनी जल्दी पूरा नहीं होता है। कंपटीशन का जमाना है, बिल्कुल सत्य को स्वीकार करो, मेहनत करो बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो आप पढ़िए, एनालिसिस कीजिए। आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना कहां पे नंबर कम आ रहे हैं, फिर कल हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि 1 मिनट से ज्यादा बात मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आप इसकी पीडीएफ क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। मैं क्यों कहता हूं एप्लीकेशन जरूरी है, क्योंकि वहां पे हर एक दिन का, हर महीने का पीडीएफ आपको मिल जाता है। पीडीएफ आपको मिलेगा डेली 6 बजे और क्विज की टाइमिंग है 9 AM। डेली सुबह 9 बजे एप्लीकेशन में 9 बजे आपका टेस्ट होगा और शाम को 6 बजे आपको पीडीएफ मिल जाएगी रूट में क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन में। ठीक है दोस्तों, अब इजाजत दीजिए, मैं अब चलता हूं। एप्लीकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज भी हैं, आप इन्हें भी देख लेना। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगता बिल्कुल मत ज्वाइन करना। ठीक है, कूपन कोड यूज कर सकते हो RGCGT, तो आपको वहां पे डिस्काउंट कुछ मिल जाएगा। और टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना, इट्स योर फैमिली। ठीक है, चलिए दोस्तों इजाजत दीजिए, अब चलने का समय हो गया है। कल फिर मिलूंगा सुबह 6 बजे इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।